हेलो एवरीवन। तो आज जो है आपके सामने जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है काफ़ी मायने रखता है ये चैप्टर हमारे सिलेबस में, क्योंकि ये चीज़ आपको बताती है कि आप रिप्रोडक्टिवली कैसे हेल्दी रह सकते हैं। यानी इस चैप्टर से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो है लाइफ में किस तरह से जो है हेल्थ जो है आपकी लाइफ से रिलेट करती है। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के वेटेज की, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में आते हैं, यानी 8 से 12 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपके 8 से 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे और ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो यूट्यूब के वीडियो के नीचे कोई भी ऐसे बैड कॉमेंट्स नहीं आने चाहिए जो कि बेकार लगे। क्यों? क्योंकि आप जो है अपना एक अच्छा पने से इसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि इसके नीचे हु ऐसे कुछ भी लिखें। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को बारे में। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बर्थ कंट्रोल मेथड से शुरू कर रहे हैं, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव से शुरू कर रहे हैं। पर आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले कुछ जनरल नॉलेज की टर्म्स देखने को मिल जाएगी, यानी कुछ डेफिनेशन दिख जाएंगी। WHO के अनुसार हेल्थ की क्या डेफिनेशन है और क्या क्या आंकड़े हैं। तो वो आंकड़े तो हम लास्ट में पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी हमें जीके का कोई पेपर नहीं देना है कि हम आंकड़े ही सीखते रहें। तो पहले कुछ साइंटिफिक टर्म की बात कर लेते हैं। पहले अपना जो है इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो हम आंकड़े वाली चीज़ों को पढ़ लेंगे। उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर आ जाएगा जिसमें आपको कुछ सन भी याद करने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बर्थ कंट्रोल मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव से। अब बर्थ कंट्रोल मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, जो बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को एज वेल एज प्रेगनेंसी को। अब ये कंसेप्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन फीमेल गैमेट जो कि सेकेंडरी oocyte होती है, जिसको ओवम भी कहा जाता है, ओवम तो जनरली नहीं कहते, उसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं। जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte के संग मिलता है तो उस प्रोसेस में क्या कहते हैं? कंसेप्शन कहते हैं। तो व्हेन फीमेल गैमेट सेकेंडरी oocyte इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म, दैट इज कॉल्ड क्या? कंसेप्शन। तो आपको समझ में आया होगा ये क्या प्रिवेंट करता है? तो ये प्रिवेंट करता है कंसेप्शन को एज वेल एज प्रेगनेंसी को। अब कंसेप्शन और प्रेगनेंसी को क्यों प्रिवेंट करना है हमें? ये तो अच्छी बात है। अगर प्रेग्नेंस वुमेन होगी तो क्या होगा? उसका बच्चा होगा, जनसंख्या बढ़ेगी और जो है हमारी जनसंख्या खतरे में नहीं जाएगी। पर हम इसको प्रिवेंट क्यों करना चाहते हैं? ऐसा क्यों है कि हमें बर्थ कंट्रोल मेथड या कंट्रासेप्टिव की प्रयोग करना पड़ रहा है? तो उसके पीछे कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन है, ये क्या करता है? टू स्टेबलाइज करता है और रिड्यूस करता है। किसको? हाईली अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी ये सबसे पहला काम करता है कि किसी भी जनसंख्या को स्टेबलाइज बनाता है और रिड्यूस कर देता है, यानी काफी हद तक कम कर देता है हाईली अनवांटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी तो उससे क्या क्या दिक्कत हो सकती है? तो देखो, शेल्टर नहीं मिल पाएगा, जमीन मकान इत्यादि नहीं हो पाएगा। अगर एक ही पुरुष के 2 से 3 बच्चे हो गए तो वो उसकी शिक्षा पर भी अभाव पड़ सकता है, कि वो हो सकता है अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। तो आपको जो है बर्थ कंट्रोल करना है, बर्थ जिससे जनसंख्या ज्यादा ना बढ़े, एक ही बच्चा हो या 2 ही बच्चा हो, उसको जो है अच्छी एजुकेशन दे पाए। ऐसा नहीं कि 5 या 6 बच्चे कर लिए। तो सबसे पहला क्या करता है? ये टू स्टेबलाइज करता है या रिड्यूस करता है किसको? हाईली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को, पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट क्या है? टू प्रोटेक्ट, यानी ये प्रोटेक्ट करता है किसको? अनवांटेड प्रेगनेंसी को। अब ये अनवांटेड प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है इन केस ऑफ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और कैजुअल सेक्स। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी किन केस में हुई? एक तो रेप के केस में हुई, एक हुई सेक्सुअल असॉल्ट के केस में और एक हुई कैजुअल सेक्स के रूप में। तो ये रेप क्या हुआ? जब कोई फीमेल जो है उसकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई पुरुष सेक्सुअल कांटेक्ट करता है तो उसको रेप बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो उसके संग या कैजुअल सेक्स हुआ हो, यानी हम नहीं चाहते थे कि बच्चा हो, बट जो है कैजुअली सेक्स हो गया और उसके बाद जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को लीड कर सकता है। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करता है किससे? अनवांटेड प्रेगनेंसी को। तो हमें पता चल गया कि बर्थ कंट्रोल मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव का काम क्या होता है। ये प्रिवेंट करता है कंसेप्शन को। अब कंसेप्शन का मतलब क्या हुआ? व्हेन फीमेल गैमेट यानी सेकेंडरी oocyte
इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। और प्रेगनेंसी कम क्यों करनी है? पहला पॉइंट था टू स्टेबिलाईज और रिड्यूस हाईली अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट क्या था? टू प्रोटेक्ट अनवांटेड प्रेगनेंसी इन केस ऑफ रेप और सेक्सुअल असॉल्ट और कैजुअल सेक्स। अब जान लेते हैं हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रहे हैं ताकि आप जो है प्रेगनेंसी को कम कर सकें, तो उसके क्या क्या लक्षण हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब कोई भी इंसान इसको आसानी से यूज कर सके और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये आपको कहीं बहुत दूर जाके मिल रहा है किसी मार्केट में, यानी आप जो है उसे खरीदने जाएं तो आपको ऐसा हो सका है कि 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी गांव के ही मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाए, कोई दूर जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए क्या होना चाहिए? एक तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है। दूसरा, शुड हैव लेस साइड इफेक्ट। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? उसको प्रेगनेंसी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो साइड इफेक्ट अगर देखने को मिलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? कुछ तो होंगे, ऐसा नहीं कि अगर आपने कुछ चीज यूज की है तो कोई भी चीज आप यूज करते हैं तो उसके गुड इफेक्ट भी होते हैं और साइड इफेक्ट भी होते हैं, पर क्या होने चाहिए? लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया बहुत तगड़ी बीमारी हो जा रही है या फिर जेनेटल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड हैव लेस साइड इफेक्ट। क्या करना चाहिए? शुड प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी जिस काम के लिए यूज कर रहे हैं यानी प्रेगनेंसी को, तो पहली बात प्रिवेंट करना चाहिए। एंड मस्ट हैव लेस फेलियर रेट। अब आपने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव लिया, अगर उसके फेलियर रेट ज्यादा हैं तो क्या होगा? अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाएगी। वो ही तो नहीं चाहते हैं, इसीलिए क्या होना चाहिए? उसका फेलियर रेट कम होना चाहिए। यानी कि अगर 10 में से मार्क्स देने की बात आए तो 10 में से 9 मार्क्स वाला सही रहेगा कि 10 में से 2 मार्क्स वाला सही रहेगा? बताओ, 2/10 का रेशियो अच्छा है कि 9/10 का रेशियो अच्छा है? अब ऐसा तो नहीं कि 1% उसमें फेलियर रेट ना हो, तो ये वाला उतना अच्छा ना हो के क्या है, ये वाला अच्छा है। तो कम से कम 9/10 का रेशियो होना चाहिए, यानी शुड प्रिवेंट करना चाहिए प्रेगनेंसी को, और उसका जो फेलियर रेट क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है? शुड बी रिवर्सिबल। अब मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव महंगा पड़ गया, थोड़ा सा महंगा पड़ गया, ज्यादा तो कॉस्टली नहीं पड़ता है, पर फिर भी अगर कॉस्टली पड़ रहा है तो उसकी कुछ रिवर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी हम उसको एक बार से ज्यादा बार यूज कर सकें। पर कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे होते हैं जिसको केवल एक ही बार यूज करना चाहिए, ज्यादा यूज करने से काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल भी होना चाहिए। तो आइए, अब हमने क्या पढ़ लिया? बर्थ कंट्रोल मेथड पढ़ लिया कि आखिरकार बर्थ कंट्रोल क्यों करनी थी। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ लिया कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं आखिरकार कॉन्ट्रासेप्शन क्या होगा, यानी अब हम जो है किस तरीके से हम क्या करेंगे? प्रेगनेंसी को रोकेंगे। तो कॉन्ट्रासेप्शन में 2 मेथड आते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या है? यानी प्राकृतिक चीजों तरीके से, जैसे उसमें हम किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करेंगे, नो डिवाइस यूज होगा और नो सर्जरी यूज। नो आगे ही लिख दिया है तो सब में आपको यही लिखना है कि नो केमिकल, नो डिवाइस, नो सर्जरी यूज। तो ये कैसा मेथड होगा सर? नेचुरल मेथड होगा। आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है? इसमें हम जो है स्पर्मिसाइडल का यूज कर लेंगे। कुछ मानव द्वारा निर्मित ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग करके हम प्रेगनेंसी को लीड करने से रोक सकते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे सर? आर्टिफिशियल में आ जाएंगे। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल मेथड को। नेचुरल मेथड में 3 मेथड होते हैं। एक होता है पीरियोडिक एक्सचेंज, जिसको रिदम मेथड भी कहते हैं या कैलेंडर मेथड कहते हैं। दूसरा होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड और तीसरा होता है कोइटस इंटरप्टस। तो आज के लेक्चर में हम नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर नेचुरल मेथड में जो प्राकृतिक तरीके हैं उससे किस तरह से हम सेकेंडरी oocyte को जो है स्पर्म से मिलने से रोक सकते हैं। तो नेचुरल मेथड में समझ लेते हैं। सबसे पहला मेथड आता है हमारा पीरियोडिक एक्सचेंज, जिसको रिदम मेथड बोलते हैं या कैलेंडर मेथड बोलते हैं। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं तो पहले लाइन को समझो। इन फीमेल, किसके केस में? फीमेल के केस में 10th to 17th डे इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। अब ये सर 10th to 17th डे का मतलब क्या हुआ फर्टाइल पीरियड से? देखो ऐसा होता है कि जब आप आगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल,
कौन सी साइकिल पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? एक आइडियल बात करें तो 28 डेज की चलती है फीमेल में। कितने डेज की चलती है सर? 28 डेज की। क्या ये सभी फीमेल के केस में सेम होगी? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। क्या पता कुछ फीमेल की हो सकती है 30 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल, कुछ की हो सकती है 32 डेज की, कुछ की हो सकती है 24 डेज की। तो अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे पता है, आपको कैसे पता चलेगा? आप इसके लिए थोड़ा मूवमेंट को पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना पढ़ी है तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है। तो वुमन में क्या होना चाहिए? उसे डे पता होना चाहिए, यानी कैलेंडर देखना आना चाहिए। तो वो 2 या 3 किसको? 2 या 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऑब्जर्व करे। अगर उसकी 28 डेज की है तो 14 डेज माइनस कर ले, तो क्या होगा सर? उस दिन हम ओव्यूलेशन का डेट निकाल सकते हैं। अगर मैं 28 में से 14 माइनस करूं, 28 माइनस 14, तो ये आएगा सर कितना? 14 डे। पर ये कैसी है? आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर 32 डेज है तो 32 माइनस 40 करो, 14 करो, तो 12 में से 4 जाएगा तो सर 8 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, यानी आ गया 18 डेज। 12 में से 4, 8 4 12, हाँ तो 18 डेज। और अगर 24 डेज की है तो माइनस करके देख लो, ये आ रहा है कितना? ये आ रहा है 10 डेज। एक रेंज देख लो, ज्यादा से ज्यादा देखो 18 तक भी जा रहा है, पर 18 वाला थोड़ा सा रेयर केस हो जाता है। इसीलिए क्या कह रहा है? इन फीमेल 10th to 17th डेज इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। एक एवरेज लिया जा रहा है, कितना? 10 से 17 दिन के बीच का, इसको कह रहे हैं फर्टाइल पीरियड। सो अ कपल शुड अवॉइड। अब कपल कौन है? मेल फीमेल क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे किसको? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी इस समय में, यानी 10 से 17वें दिन के बीच के समय में एक मेल दूसरी फीमेल से जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को अवॉइड करेगा। यानी इससे क्या होगा कि ओव्यूलेशन इसके बीच में हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी लीड नहीं हो पाएगी। दूसरा कह रहा है ओव्यूलेशन कैन बी डिटेक्टेड बाय चेकिंग अ बॉडी टेम्परेचर। अब कोई फीमेल जिसको थोड़ा बहुत पता है, वो अपना एक थर्मामीटर लेगी, बॉडी टेम्परेचर को चेक करेगी, तो ओव्यूलेशन निकालने के लिए क्या होगा कि टेम्परेचर जो है फीमेल का बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा? देयर इज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। यानी अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये कौन कर सकता है? जिसको सर पता हो फ़ारेनहाइट के बारे में, थोड़ा बहुत पता हो, यानी थर्मामीटर देखना आता हो, तो वो फीमेल क्या कर सकती है? अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलरली चेक कर सकती है। अगर इंक्रीज आता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का, तो वो किसके कारण आ सकता है? प्रोजेस्टेरॉन के कारण। तो इसका मतलब क्या है कि उस दिन ओव्यूलेशन हो गई होगी, क्योंकि ओव्यूलेशन के दिन पे क्या होता है कि उसके एक दिन पहले या उसके एक दिन आसपास में टेम्परेचर जो है राइज करता है। अब ये 10 to 17 डे हमने निकाला, वो किस तरह से निकाला? तो देखो, अब कुछ डेटा पढ़ लेते हैं कि ओव्यूलेशन क्या होता है? 14 प्लस माइनस 2 डेज के बीच में हो सकता है। अगर मैं 14 में 2 जोड़ लेता हूं तो आएगा 16, और 2 माइनस कर लेता हूं तो आएगा 12। यानी ओव्यूलेशन हम कम से कम 14 से प्लस माइनस 2 के बीच में चलते हैं, यानी 12 से 16 के बीच में ओव्यूलेशन किसी भी दिन हो सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है। 72 आवर्स तक वो सर्वाइव कर सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे, पर 48 आवर्स तक उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। यानी स्पर्म जो है 48 आवर्स तक इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बहुत अच्छी तरीके से फर्टिलाइजेशन कर सकता है। 72 आवर्स भी होती है। इसीलिए अगर स्पर्म हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ 13 से 15th डे के बीच में, मान लो 13 डे के बीच में हुआ या 12 डेज के बाद शाम को हुआ, तो 13th डे तक तो स्पर्म अलाइव रहेंगे, 14th डे में भी स्पर्म अलाइव रहेंगे, और 15 डे में भी स्पर्म क्या रहेंगे? अलाइव रहेंगे। और ओवम का जो लाइफ स्पैन होता है वो 24 आवर्स का होता है, यानी 24 घंटे तक ओवम सर्वाइव करता है।
तो अगर 14 डे पे ओव्यूलेशन होती है तो 15 डे तक ओवम क्या रहेगा, अलाइव रहेगा। अगर इनमें से किसी भी दिन सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो ओव्यूलेशन के समय जब ओवम रिलीज होगा तो सेकेंडरी oocyte के संग क्या होगा, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी लीड हो सकती है। तो नेचुरल मेथड में सबसे पहला क्या मेथड था, पीरियोडिक मेथड था, जिसको रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल के केस में 10 to 17th डे होता है इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड, सो अ कपल शुड अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। और क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने निकाल ली, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन का दिन भी निकालना सीखा कि 14 डे माइनस कर दिया। फिर क्या होगा, ओव्यूलेशन कैन बी डिटेक्टेड बाय चेकिंग द बॉडी टेम्परेचर, देयर इज इंक्रीज इन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यू टू द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। सो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो है नेचुरल मेथड यानी बिना केमिकल यूज किए हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, जो कि नेचुरल मेथड का ही पार्ट है। फिर कॉइटस इंटरप्टस भी पढ़ेंगे, तब तक आप इस स्लाइड को नोट करो और रिवाइज करो। तो नोट्स बना लो, इसको लिख लो। नेचुरल मेथड में हमने अभी तक पढ़ा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कैलेंडर मेथड जिसको हम कहते हैं, और एक और नाम था उसका, क्या था, रिदम मेथड। तो हमने क्या पढ़ लिया, नेचुरल मेथड में हमने रिदम मेथड पढ़ लिया, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड है। और जो लास्ट मेथड है इसका वो क्या है, कॉइटस इंटरप्टस, या जिसको विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो एमेनोरिया यूज होता है। अब होता क्या है, ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन पीरियड, यानी बेबी का बर्थ हुआ उस समय माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो उस समय क्या होता है, इंटेंस लैक्टेशन पीरियड। ये कब तक होता है, 6 मंथ तक। ड्यू टू द suckling reflex of FSH, GnRH and LH are not secreted, so the menstruation or menstrual cycle is stopped। होता क्या है, इंटेंस लैक्टेशन पीरियड में 6 मंथ के ड्यूरेशन में सक्लिंग रिफ्लेक्स ऑफ GnRH क्या करता है, FSH एंड LH को सिक्रीट नहीं होने देता, जिससे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। अब समझो इसको, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है, इंटेंस लैक्टेशन पीरियड के समय में ये स्टॉप कर देता है किसका फॉर्मेशन, GnRH का। GnRH क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर GnRH का सिक्रीशन ही नहीं होगा तो वो GnRH का फंक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। अगर GnRH नहीं बनता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, FSH नहीं बनेगा, LH नहीं बनेगा। अब जो FSH होता है इसको बोलते हैं क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, तो इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो LH होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अगर मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उस समय LH सर्ज होता है। तो अगर हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट है वो स्टॉप कर देता है इंटेंस लैक्टेशन पीरियड के समय में GnRH का, जो कि होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अगर ये सिक्रीट होता तो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता, FSH और LH बनता। बट ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट होने से रोकता है, FSH एंड LH का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट अगर होता है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, अगर इस 6 मंथ के बीच में अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाता है तो इसको कंसीडर करते हैं सेफ पीरियड, और क्या करते हैं, डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी। अगर इस 6 मंथ में अगर इंटेंस लैक्टेशन पीरियड चल रहा है उस समय अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो जो है प्रेगनेंसी नहीं होती। बट आपको मैं बता दूं नेचुरल मेथड के हाईली फेलियर रेट है, इसीलिए मैंने इसे ब्लैक पेन से लिखा है, नेचुरल मेथड हैव हाई फेलियर रेट। ऐसा भी हो सकता है कि इंटेंस लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, अब हो सकता है उतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा हो,
तो क्या होगा, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगी। आपने कुछ देखा होगा, कुछ जो बच्चे होते हैं उनके बीच में गैप केवल 8 मंथ या ऐसी कुछ, मतलब 1 साल का ही गैप हो पाता है। उस समय क्या हुआ, ऐसा लगा मदर और फादर को कि अभी इंटेंस लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, तो अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो बेबी नहीं होगा, पर उन्हें पता ही नहीं चला और प्रेगनेंसी लीड हो गई, क्योंकि जब वो 3rd-4th मंथ के आसपास आई तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि प्रेगनेंसी लीड हो चुकी है। अब या तो बेबी को गिराया जाए या बेबी को बचा लिया जाए। अगर बेबी को बचा लिया जाता है तो गैप कम हो जाता है, इसीलिए इसका हाई फेलियर रेट होता है। इसीलिए लैक्टेशनल एमेनोरिया भी क्या है, एक सेफ मेथड नहीं है। अब जो सबसे लास्ट इसका पॉइंट है नेचुरल मेथड का, वो क्या है, कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड। अब ये क्या होता है जानते हैं, कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड क्या होता है। तो देखो, मेल शुड विड्रॉ, मेल जो है शुड विड्रॉ यानी निकाल ले, हटा ले कॉप्युलेटरी ऑर्गन। कॉप्युलेटरी ऑर्गन कौन सा, पीनिस फ्रॉम वेजाइना। अगर मेल जो है विड्रॉ कर ले अपने कॉप्युलेटरी ऑर्गन जो कि पीनिस है फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म के निकलने से पहले अगर मेल क्या करे, विड्रॉ कर ले अपने कॉप्युलेटरी ऑर्गन जो कि पीनस है वेजाइना से, तो इस केस में क्या होगा, स्पर्म हमारे वेजाइना में डिपॉजिट नहीं होंगे। अगर स्पर्म वेजाइना में डिपॉजिट नहीं होते तो वो फैलोपियन ट्यूब में भी फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जब स्पर्म वेजाइना में डिपॉजिट ही नहीं हुए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वो पार कैसे करेंगे। तो क्या होगा कि मेल को जो है विड्रॉ करना पड़ेगा अपना कॉप्युलेटरी ऑर्गन पीनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेचुरल मेथड हैव हाई फेलियर रेट। अब इसमें क्या होता है ना कि मेल और फीमेल अटैच जब हो जाते हैं तो उस समय हार्मोनल लेवल इतना चेंज हो जाता है कि ये चीजें दिक्कत हो जाती है कि विड्रॉ कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। उसे ये लगता ही नहीं है कि स्पर्म रिलीज होने वाले हैं, और स्पर्म अगर रिलीज हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रेगनेंसी लीड हो सकती है। इसीलिए क्या होता है कि नेचुरल मेथड में हाई फेलियर रेट होते हैं, इसीलिए हमें आर्टिफिशियल मेथड भी बनाना पड़ा, यानी स्पर्मिसाइडल्स का यूज करना पड़ा, और क्या आने लगे, कॉन्ट्रासेप्शन और भी आने लगे। तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल मेथड हमने पढ़ लिया है, अगले पीरियड में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड, जिसमें हम ये जानेंगे कि ऐसे आर्टिफिशियल कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो इसमें मैंने आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताई, काफ़ी आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आप जो है चैट बॉक्स में इस तरह से बिहेव करेंगे कि ये आपके चैप्टर जो चल रहा है ना, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि आप इसे हंसी मजाक में ले जाएं, हाँ ही हु ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि ये क्या पढ़ा रहे हो, ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं चाहिए। हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें समझना चाहिए कि हमारी ये लाइफ से रिलेटेड समस्याएं हैं। अगर हम इन चीज़ों का खुलकर डिस्कस नहीं करेंगे तो हम जो है पीछे भी रह सकते हैं, यार हमें पता ही नहीं है कि किस तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को हमें डील करना है और पढ़ना है आर्टिफिशियल मेथड के बारे में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तब तक आप इस नोट्स को रिवाइज करो। आर्टिफिशियल मेथड को पढ़ने से पहले नेचुरल मेथड पढ़ के आओ। बर्थ कंट्रोल किस तरह से होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रयोग जो है अगले लेक्चर में बताएंगे कि किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू इस लेक्चर में बने रहने के लिए। बाय बाय।